Hello everyone, I hope you guys are doing well. Today we are going to start part second of chapter third, fiber to fabric. इसमें लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे फाइबर से यार्न बनता है। आज हम पढ़ेंगे यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका रिवीजन करना है। एक जल्दी से हम उसका रिवीजन करेंगे। अगर आपको वो क्लास डिटेल में देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक क्विक रिवीजन के साथ लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स में क्या पढ़ा था कि फैब्रिक कहाँ से बनते हैं, यार्न से, और यार्न किससे बनता है, फाइबर से। फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल होते हैं, एक सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल में उसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, अगर हम नेचुरल की बात करते हैं तो उनके सोर्सेज होते हैं एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल में हमारे पास क्या आ गया, एनिमल में हमारे पास आ गया वूल एंड सिल्क एंड फर। तो ये हमारे पास आ गए एनिमल में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शिप दिख रही है, सिल्क वॉर्म दिख रहा है, ये याक दिख रहा है। यहाँ से हमें क्या मिलता है, वूल मिलती है, दैट इज़ एनिमल फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो एनिमल सोर्सेज हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं, और जो प्लांट फाइबर्स होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, और इसमें कोकोनट फाइबर्स भी आते हैं जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था, बट आप सभी ने कोकोनट फाइबर्स तो देखे होंगे। इससे डोल और टॉयज़ बनते हैं। अगर मैं वूल की बात करूं तो एक बहुत ही फेमस वूल है पश्मीना वूल। इसके बारे में क्या जानते हैं आप लोग, मुझे कमेंट करके बताएं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट अब हमने इनकी बात कर ली, जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनकी बात कर ली। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक फैब्रिक्स, जो किससे बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स से। जो फैब्रिक्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं इन फैक्ट्रीज, द फैब्रिक्स मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज यूजिंग केमिकल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फैब्रिक्स। दे आर ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल फैब्रिक्स। इनको आर्टिफिशियल फैब्रिक्स भी बोला जाता है। ओके, क्योंकि ये आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं, इसलिए इनका नाम आता है आर्टिफिशियल फैब्रिक्स। इनके एग्जाम्पल में हो गए नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन, एक्राइलिन। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो गए, सिंथेटिक फैब्रिक्स के। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉटन और जूट के बारे में, डिटेल स्टडी की थी। वैसे देख लेते हैं एक ओवरव्यू। कॉटन क्या है, फ्रूट से मिलता है हमें, कॉटन प्लांट के फ्रूट से मिलता है। एंड जूट क्या है, जो स्टेम होती है, जो जूट प्लांट की स्टेम होती है वहाँ से हमें जूट मिलता है। जूट को ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, कॉटन को ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए। इसके लिए ब्लैक सोयल और वार्म क्लाइमेट चाहिए। किसके लिए, कॉटन के लिए। ठीक है, और जो जूट है वो ज़्यादातर कहाँ पर है, गंगा बेसिन में हमें मिलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आज जो हम पढ़ेंगे। अब हमने देख लिया क्या कि जो फाइबर से हमने यार्न बनाना था लास्ट में वो कर लिया था। वो किसके, मेकिंग यार्न, फैब्रिक बनाने की। तो उसके लिए हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, एक वीविंग और दूसरा है निटिंग। ये दो प्रोसेसेस हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अब हमें एनसीईआरटी थोरोली पढ़नी है, लाइन टू लाइन पढ़नी है, बिकॉज एनसीईआरटी बेसिक बुक्स तो हैं, बट ये क्या देती हैं आप, साथ में इसने एक्टिविटी भी दे रखी है। मतलब क्या है कि जो एनसीईआरटी का अगर आप स्टार्टिंग का पेज पढ़ेंगे बिल्कुल, जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, वहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि सिर्फ रोट लर्निंग पे ध्यान नहीं देना है कि बच्चा सिर्फ क्या पढ़े, बुकिश नॉलेज ले, वो कोरिलेट ही ना कर पाए किसको, अपनी सराउंडिंग को, अपनी सोशल लाइफ को, अपनी जो साइंस लाइफ है, जो साइंटिफिक लाइफ है, जो साइंटिफिक नेचर्स है थिंग्स का, उसको अगर वो कोरिलेट ही ना कर पाए तो फ़ायदा क्या है। इसलिए एनसीईआरटी इस वे में बनाई गई है जिससे आप इसको अपने जो सोशल साइंटिफिक इन्वायरमेंट है उससे कनेक्ट कर पाएँ। तो आप इसको रट्टा ना लगाएं, इनके पीछे के सिग्निफिकेंस को देखें। ठीक है, द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड निटिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट विद वीविंग। वीविंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग two sets of yarn together to make a fabric is called weaving.
ये जो आपको डार्क लाइन दिख रही है इसका मतलब यही है। इसमें क्या होता है, दो सेट्स, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, जब इनको अरेंज करते हैं तो इसमें एक एक्टिविटी भी दे रखी है। तो जो ये क्रिस क्रॉस पैटर्न बन रहा है, जो एक ग्रिड बन रही फॉर्मेशन होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, वीविंग। ठीक है, इसमें क्या लेते हैं, इसमें आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है नीचे, उससे पहले मैं बता देती हूँ। एंड द मशीन विच इज़ यूज्ड हेयर, उसको बोलते हैं लूम। हैंडलूम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना, तो जब ये हैंड से ऑपरेटेड होती है, हैंड ऑपरेटेड मशीन होती है, इसको क्या बोलते हैं, हैंडलूम। ओके, हाँ, और इसके लिए मशीन्स भी हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एक्टिविटी दे रखी है कि टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो डिफरेंट कलर्स के पेपर्स आप लीजिए, कट स्क्वेयर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। नाउ फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन। अब देखो ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी देख से, इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट। समझ ना आए हो तो बता देना। इसमें क्या कर रखा है, पहले इसने कट कर रखी है, फिर देखो क्रिस क्रॉस पैटर्न में डाल रखी है और अब ऐसे बन गया ये। ठीक है, हॉरिजेंटल रोज ली पहले, ठीक है, ऐसी ऐसे 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 होती है ये, और फिर जब इसमें थ्रेड ऐसे 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 डाला जाता है, ठीक है, फिर ये जो पैटर्न बनता है यही, इसी को बोलते हैं वीविंग। ओके, तो एक पैटर्न तो हमने पढ़ लिया कि फॉर्मेशन ऑफ फैब्रिक फ्रॉम यार्न थ्रू वीविंग। अब हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट निटिंग। ये आपको दिख रहा है हैंडलूम, दिस इज हैंडलूम। और इन्होंने बता भी रखा है, इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। इसमें 2 सेट लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। ये जो पेपर स्ट्रिप ऊपर दिखा रखी है ना, इनसे बहुत ज़्यादा थिनर होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। ये दिख रहे हैं, ये लूम्स होते हैं। हैंड ऑपरेटेड हो सकते हैं ये, और पावर ऑपरेटेड भी हो सकते हैं, जैसा हमने बताया था। हैंड से भी काम कर सकते हैं इसमें, और मशीन्स के थ्रू भी काम कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, निटिंग के बारे में। निटिंग के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होगा, आपने देखा ही होगा कभी ना कभी अपने घर में किसी न किसी मम्मी, बुआ, दादी को निटिंग करते हुए। अगर नहीं भी देखा होगा तो मैं बता देती हूँ कि एक सिंगल यार्न यूज़ होता है। कभी भी आपने अपने वुलन क्लोथ्स देखे हों, स्वेटर वगैरह देखे हों, या सॉक्स वगैरह देखी हों, वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक ऐसा सर्कुलर सर्कुलर सा, ये क्या है, ठीक है, ये थ्रेड, यहाँ से देखो एक सिंगल थ्रेड आप ये लेंगे और पूरे सिंगल यार्न से ही पूरी स्वेटर बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं निटिंग। नेक्स्ट आ जाओ, वैसे हम देखेंगे इसके बारे में भी। मतलब अ सिंगल थ्रेड इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम द टोर्न पेयर ऑफ सॉक्स। अब अगर आपकी कोई सॉक्स फट गई है या कट गई है, उसके बाद आप एक उसके थ्रेड को पकड़ के ना देखना, वो पूरी की पूरी खुल जाएगी। ठीक है, उसको एक थ्रेड को पुल करना, टूटने के बाद उसको रोल रोल करते आप पूरा थ्रेड अनरेवल्ड कर सकते हैं। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स। सॉक्स और अदर वुलन क्लोथ्स बनते हैं, और भी अदर बहुत सारी चीज़ हैं, कवर वगैरह, बेडशीट वगैरह, कर्टेन्स वगैरह, कुछ भी बना सकते हैं इनकेस अभी हाँ बनाना चाहें तो। और ये मशीन से भी बनता है और हैंडमेड भी, हैंड से भी बनते हैं। ठीक है, अब पहेली wants to know if you have seen any fabric that are made of fibers on the outer covering of coconut, which we have discussed earlier. What are those fibers normally used for? अब किस लिए यूज़ होते हैं, टॉयज़ बनाने के लिए, ऑब्वियसली कारपेट्स बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। ठीक है, इसका एक आप क्विक रिव्यू यहाँ पे देख सकते हैं। स्पिनिंग का क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग कॉटन फाइबर्स टू फॉर्म यार्न, राइट,
फाइबर को यान में कन्वर्ट करती है कौन? स्पिनिंग। उसके बाद वीविंग। वीविंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द यार्न्स टुगेदर टू मेक फैब्रिक। लूम्स क्या है? वीविंग ऑफ फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न इज कैरिड आउट ऑन मशीन कोल्ड लूम्स। तो ये मशीन्स को क्या बोलते हैं? लूम्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ, अगर मैं बात करती हूँ निटिंग की, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक फ्रॉम अ सिंगल यार्न इज कॉल्ड निटिंग। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये आपको दिख रही है क्या है? निटिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट इसमें मैंने एक स्लाइड ऐड कर रखी है यूजेस ऑफ कॉटन एंड जूट की, जो एनसीईआरटी में नहीं है बट स्पेसिफिकली आ भी सकता है या नहीं भी, जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज, एडिशनल नॉलेज अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। कॉटन के यूजेस क्या क्या होते हैं वैसे तो हमें पता है, बट फिर भी देखते हैं क्या क्या यूजेस होते हैं कॉटन के। एक तो डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक बनाने में यूज़ होती है। सेकेंड थिंग, इतनी ज़्यादा लाइट होती है और अ गुड एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट की बात क्यों हुई है? इट इज़ मेनली यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स फॉर समर। समर में क्यों? क्योंकि स्वेटिंग होती है और वी नीड कि एयर पास होती रहे, ठीक है, जिससे क्या होते हैं कि हमें गर्मी ना लगे। कॉटन सीड्स आर यूज टू प्रोड्यूस कॉटन सीड ऑयल। कॉटन सीड से कॉटन सीड ऑयल भी यूज़ होता है, जो कि हम एज अ कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। द कॉटन सीड मील नाउ लेफ्ट इज़ यूज टू फीड लाइव स्टॉक। अब इसमें क्या है, जब हम कॉटन सीड ऑयल को प्रिपेयर करते हैं तो कॉटन सीड मील बच जाता है, जिसको हम खल भी बोलते हैं। नाउ लेफ्ट, और उसका यूज़ होता है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है? जो फार्म एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? लाइव स्टॉक। इसके बाद हम बात करते हैं जूट की। जूट कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है? अगर हम बात करें जूट की, तो जूट इज़ यूज टू मेक रैपिंग मटेरियल्स। जब हम रैप करते हैं किसी चीज़ को तो वहाँ पर जूट यूज़ होता है। बैग्स, जूट के आपने बैग्स देखे होंगे, कर्टेन्स भी देखे होंगे, हैंड बैग्स भी देखा होगा, चेयर कवरिंग्स, कारपेट्स भी, मैनी अदर थिंग्स। ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर जूट यूज़ होते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जूट कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, ठीक है। ये देखो रोप बना रखी है, हैंड बैग्स हैं, कारपेट्स हैं, तो यहाँ यहाँ पर जूट का यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, तो अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अब तक हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, ये लास्ट टॉपिक है। वैसे ये फर्स्ट होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी, कि हिस्ट्री क्या है क्लोथिंग मटेरियल की। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स? क्या हमारे जैसे ही कपड़े डालते थे एंशिएंट टाइम से? बट एंशिएंट टाइम में तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है ना, लोग की हैबिट्स, जो हंटर एंड फूड गैदरर्स थे, उनकी हैबिट्स तो हमसे बिल्कुल ही अलग है। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज्ड द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। तो क्या यूज़ करते थे? एंड पहले तो ये देखो, बार्क यूज़ करते थे, बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। After people began to settle in agricultural communities, they learned, फिर उन्होंने क्या किया? व्यू twigs and grass into mats। फिर उन्होंने ये, जब उन्होंने ग्रास को ऐसे ऐसे बाइंड किया, तब उन्होंने क्या किया? उसके बाद बास्केट मैट्स बनाने स्टार्ट किए। उसके बाद वो कपड़ों के ऊपर आए, उसके बाद उन्होंने फैब्रिक बनाना शुरू किया है। पहले वो एनिमल स्किन और जो छाल होती हैं, पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, उनसे क्या करते थे? अपने आप को कवर करते थे अनस्टिच्ड, वो स्टिच नहीं करते थे क्लोथ्स को अब तक। उसके बाद फिर जब सेटल्ड एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो उन्होंने मैट्स बनाने शुरू कर दिए ग्रासेस से, फिर बास्केट्स, फिर वाइन्स। क्या होता है? जो क्लाइंबिंग ट्रीज होते हैं, क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं, उनको बोला जाता है। एनिमल फ्लीश और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर। फिर क्या है? जो एनिमल के फर्स हैं, जो हेयर्स थे, उनको भी ट्विस्ट करने लगे वो टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। दे लेटर ऑन क्या बनाने लगे? वो फैब्रिक बनाने लग गए। उस नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। अब रिवर गंगा की बात हो रही है यहाँ पर, कि जो स्टार्टिंग में जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी वो ऐसा माना जाता था, नहीं ऐसा माना नहीं जाता था, बट ऐसा बहुत लोग सोचते थे कि सबसे पहले गंगा नदी के किनारे ही क्या बसे होंगे? लोग बसे होंगे।
बट हमने देखा कि इंडस नदी के किनारे पहले बसे थे, तो वहाँ पर, तो जहाँ पर लोग होंगे वहाँ पर ही तो हम फैब्रिक का डिस्कशन करेंगे ना। तो वहाँ पर उस टाइम पे कॉटन को ज़्यादा प्रेफर करते थे। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, फ्लैक्स इज़ ऑल्सो प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स की बात हो रही है, फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट, राइट। उसके बाद एंशियंट इजिप्ट की बात हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंशियंट इजिप्ट, तो ये कुछ लोकेशंस होती हैं, आप इनको देख सकते हैं मैप के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती हैं? कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेट किया जाता था नियर द रिवर नील एंड नाइल रिवर, आप कुछ भी बोल सकते हैं जैसा आप प्रोनाउंस करते हो, एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। ठीक है, इन दोज डेज, तो मतलब दे डिस्कवर इट, राइट। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, उस टाइम पर हमें स्टिचिंग का नहीं पता था। तो आपने पहले वैसे भी पढ़ा होगा हंटर गैदरर्स के टाइम पर, वो क्या थी, एज थी कौन सी, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, वो थी स्टोन एज। हम स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना इसके बारे में। तो वहाँ पर क्या करते थे, जो स्टोन्स थे उनसे स्टिच कर लेते थे क्लोथ्स, या फिर जो बोन्स होती हैं ना, जो नुकीली बोन्स होती हैं उनसे, ऐसे जो पतली वाली बोन्स होती थी उनसे स्टिच कर लेते थे क्लोथ्स। ठीक है, इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, उस टाइम पे निडल नहीं थी। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक, ड्रैप करते थे जैसे आजकल हम साड़ी को ड्रैप करते हैं। मैंने डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स, बहुत सारी डिफरेंट वेज थे ड्रैपिंग फैब्रिक को से बॉडी कवर करने की। विद द इन्वेंशन ऑफ शूइंग निडल, जब निडल की इन्वेंशन हुई, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स, उसके बाद उन्होंने स्टिच करना शुरू किया है। स्टिच क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस द इन्वेंशन, तो मतलब उसके बाद कितनी सारी वेरिएशन हम भी देख रहे हैं। पहले के वाले जो लोग थे वो कैसे क्लोथ्स डालते थे, आप रेगुलरली कैसे फैशन चेंज हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि कितनी सारी इन्वेंशंस हो रही हैं। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन is used as unstitched piece of fabric, just as there is a large variety food eaten। जैसे हमने फूड में वेराइटीज़ पढ़ी थी ना, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कितनी सारी वेराइटीज़ हैं। दे प्रोवाइड अस, क्या देते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ही जो फैब्रिक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक हमें अलग अलग सीजन से प्रोटेक्ट करता है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ समर की, तो जो कॉटन वाला फैब्रिक है वो हमें क्या करता है, गर्मी से बचाता है, जिससे एयर पास हो जाती है। अगर मैं बात करूँ किसकी, विंटर्स की, तो जो फर वाला फैब्रिक है या वुलन वाला फैब्रिक है वो हमें किससे बचाता है, ठंड से बचाता है, जिससे क्या होता है, हमें ठंड ना लगे। अभी हमने दो रिवर्स के बारे में पढ़ा, एक तो गंगा नदी के बारे में पढ़ा, एक नील नदी के बारे में पढ़ा। तो गंगा रिवर के बारे में इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है पढ़ना? वैसे तो हम और भी आगे अगर ज्योग्राफी की बात करें तो इन सब में डिस्कस करते हैं और बहुत बार आएगा, बट क्या करते हैं, अगर हम साथ साथ किसी चीज़ को, एक दो चीज़ को रिवाइज करते चलते हैं ना, तो ये एक क्या होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाते हैं आपके। ठीक है, और फिर आपका रिवीजन भी हो जाता है कहीं का कहीं पर, और ऐसा इतना ज़्यादा आप रेगुलरली याद नहीं कर सकते, बट ऐसे रिवाइज करके ये चीज़ आपकी पैसिव मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, तो गंगा बेसिन की बात करेंगे हम। देखो ये कहाँ से शुरू होती है, इंडिया के मैप में, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर करती है, जो सबसे बड़ी नदी है वो गंगा ही है। इंडिया की बात करें और हम इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से ही इसको पढ़ रहे हैं। तो हरिद्वार, ऋषिकेश, फिर यहाँ पे देखो कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर, और यहाँ फिर ये बे ऑफ बंगाल में कहाँ से मिलती है, बांग्लादेश से। और बांग्लादेश में गंगा को क्या बोलते हैं, पद्मा। ठीक है, इसके बाद देखो अब ये जो नील रिवर है ये कहाँ के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नील रिवर के अंदर ये क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, नील रिवर, ये लॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो ये देखिए युगांडा, साउथ सुडान, इजिप्ट से होती हुई, इथोपिया से होती हुई, ये क्या है, ये नील रिवर यहाँ से जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे आगे मेडिटेरियन सी है, रेड सी है, ये इंडियन ओशियन है। तो ये आप देख सकते हो, ये क्या है, आपको जो दिख रहा है ये है लेक विक्टोरिया। ठीक है, ये है लेक विक्टोरिया। बहुत बार पूछा जाता है कि लेक विक्टोरिया की लोकेशन क्या है,
एग्ज़ाम प्रोस्पेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बट द मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि इस चैप्टर को आप अपने आप से अपनी बुक से रीड कीजिए और फिर पढ़िए। उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ऑब्वियसली ये अभी भी हेल्पफुल है, बट आप पहले एक सेल्फ रीडिंग ज़रूर करिए, उसके बाद जो आपको ये समझ में आएगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और हम सारी साइंस की बुक यहाँ से कंप्लीट करेंगे 6th क्लास की, आफ्टर ऑन 7th 8th 9th 10th, उसके बाद लेटर ऑन देखते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।